ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने आज ही ज्वाइन किया है। टुडे इज देयर फर्स्ट क्लास, आई थिंक। तो डोंट वरी, आपका जो भी स्किप है, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस कोर्स, सो यू डोंट नीड टू वरी। अगर आप सपोज आपकी कुछ क्लासेस स्किप भी हो जाती हैं, वैसे तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डेली प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन अगर स्किप भी हो गई, आपने एक दो क्लास नहीं भी लगाई है, तो यू विल बी एडेड इन द नेक्स्ट बैच। ठीक है, सो डोंट वरी, आप उसमें अपना जो क्लास है वो लगा सकते हैं। ओके, सो आज हम मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल करते हैं, जो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, उसको डिस्कस करेंगे और उसका ड्राफ्ट देखेंगे कि कैसे ड्राफ्ट की जाती है। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू पीपल, कोई भी क्राइम जब कमिट होता है, तो क्या मतलब एज पर सीआरपीसी, या फिर अगर आप देखा जाए तो अब क्या क्या रास्ता रहता है आपके पास, आप क्या करेंगे? अगर आपके फॉर एग्जांपल नेबरहुड में कोई क्राइम कमिट हुआ है एंड यू आर अवेयर अबाउट दैट, व्हाट यू विल डू? मैम, पहला तो ऑप्शन यही रहता है कि हम पुलिस को कॉल करें 100 हम्म। नंबर पे या 112 पे। देन राइट। हम उनको सारी इंफॉर्मेशन दे कि यहाँ पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। हम्म। देन फिर वहाँ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वहां से कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करें एंड देन एक एफआईआर लॉन्च करें। बिल्कुल, बिल्कुल मोनिका ने ये बिल्कुल सही बोला। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? कोई भी इस चीज में ऐड करना चाहेगा जो मोनिका ने बोला? शी इज कम्प्लीटली राइट। हम सबसे पहले तो पुलिस को ही कॉल करेंगे एंड उनको बोलेंगे कि एफआईआर रजिस्टर करिए, और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये जगह है, यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, तो आप प्लीज आके चेक करिए, एफआईआर रजिस्टर वगैरह करिए। ठीक है। अगर तो एग्जाम्पल करते हैं कि यस, एनीवन कोई उनको ऐड? डिटेल्स बता सकते हैं कि कौन सा क्राइम है, कोई मर्डर है या थेफ्ट है, या हम्म। उसने हमने किसी को देखा है जाते घर में जाते हुए नाइफ के साथ या गन के साथ या चोरी के हम्म। इंटेंशन से गया है, बता सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप उनको सारी डिटेल्स, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उस क्राइम की, वो बता सकते हैं। कि जैसे कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन में आप जितना भी हेल्प कर सको उतना करना होता है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बोला रणदीप। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? मैम, अंडर सेक्शन 43 में भी पुलिस कस्टडी में लेके जा सकते हैं प्राइवेट पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। 43 में आप डायरेक्टली उस बंदे को कन्फाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप सपोज इतने केपेबल नहीं हो कि आप उसको सीधे पुलिस के पास लेकर जा सको, तो आप उसको कन्फाइन करके भी रख सकते हो। सपोज आपने उसे रूम में बंद कर दिया, ठीक है, और आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैंने उस फलाने रूम में वहां पे बंद करके रखा है कमरे में, इसने इसे क्राइम कमिट करते हुए मैंने देखा है, तो आप इसको आके अरेस्ट कर लो। बिल्कुल सही बोला। हु इज दिस? शाइनी। शाइनी, एब्सोल्युटली राइट बच्चे। सेक्शन 43 जो सीआरपीसी की है वो बात करती है अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। तो बीइंग अ प्राइवेट पर्सन हम भी अरेस्ट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 43। ठीक है। ओके, अब आपने ये सारा इंफॉर्मेशन पुलिस को दिया, लेकिन पहले तो पुलिस के पास जाएंगे आप, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ही जाएंगे। यही सपोज हम करेंगे ना कि जो आपके बिल्कुल पास में जो थाना पड़ता होगा, आप उसी जगह जाएंगे या फिर कोई दूर का पुलिस स्टेशन लेंगे? मैम, पहले तो नियरेस्ट ही पुलिस हम जहाँ पे पुलिस स्टेशन है वहाँ हम जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि इजीली रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि क्राइम में हमेशा कहा जाता है कि जितना जल्दी आप हो सके इंफॉर्मेशन पुलिस वाले को दे दो, राइट? क्राइम में ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अब आप नियरेस्ट जो भी आपका पुलिस स्टेशन है आपकी जुरिस्डिक्शन में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको, उसके जो बिल्कुल पुलिस स्टेशन उसका थाना पास में पड़ता है, वहां आप गए। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फोन पे दी, लेकिन पुलिस वाले ने, जो मोस्टली होता है, फोन कट कर दिया, या उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है हम देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जो लेवल पे चीजें होती हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। नॉट इन एवरी प्लेस, बट कुछ जगह पे जो होता है देखने को मिलता है। अब आप गए कि चलो मैं पर्सनली थाने में जाके, जो एसएचओ हमारे हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, या कोई भी जो ऑफिसर इंचार्ज है, उनको पर्सनली जाके बताऊं कि ऐसे ऐसे क्राइम कमिट हुआ है, तो आप प्लीज आके, वो बंदा जो है वो फिर कहीं निकल जाएगा या बाद में मुश्किल हो जाएगा पकड़ना उसको,
तो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं। अब पुलिस वाला कहता है कि नहीं ये हमारा मसला नहीं है, या फिर आप ये कोर्ट में लेके जाओ, जो मोस्टली सुनने को मिलता है। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो जब पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर करती तो वो ऐसे ही बहाने लगाती है, ठीक है हम देख लेंगे, या ये होगा कि नहीं नहीं ये कोर्ट का मसला है, कोर्ट से वारंट लेके आओ, इस तरह की चीजें। आप अगर जाते हो पुलिस स्टेशन में तो आपने या फिर किसी के थ्रू आपने कुछ सुना हो कोई बहाना, तो इसी तरह के होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। करेक्ट करेक्ट। राइट, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि नहीं हम नहीं वो एफआईआर लगा सकते। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे तो स्टॉप नहीं हो जाओगे ना, आपके नेबरहुड में क्राइम कमिट हुआ है, और बीइंग अ लॉयर आप तो बिल्कुल स्टॉप नहीं होगे। तो आप अब सेकंड स्टेप क्या ले सकते हो एज पर सीआरपीसी? मैम कमिश्नर को एप्लीकेशन, बोल सकते हैं। जी एक एक करके बताएं। जी मोनिका आप बोले। मैम एक एप्लीकेशन हम देते हैं हम्म एसएचओ कमिश्नर और डीसीपी को 156 सब क्लॉज 3 की सीआरपीसी। हम्म ओके। वैसे ये मोनिका सेक्शन है 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी, 156 में यस मैम, मजिस्ट्रेट यस मैम, है, यस राइट? मैम, यस मैम, तो 154। बिल्कुल आपने सही बोला, 154(3) में आप चले जाओगे, जो हाई डिस्ट्रिक्ट में आपका जो पुलिस ऑफिसर हाई रैंक में होगा, सुपीरियर होगा। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? मैम ओके बाय रणदीप। पोस्ट भी भेज सकते हैं हम रजिस्टर पोस्ट के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। सपोज अब आप कह रहे हैं कि नहीं बाहर खतरा भी हो सकता है या कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे कि आप डाकखाने जाएंगे, जो आपका पोस्ट ऑफिस है, वहां पे आप वो एप्लीकेशन लिख के सीधे पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है एसएसपी को भेज सकते हैं। और ये होगा सेक्शन 154(3) सीआरपीसी में। अब क्राइम कमिट हो गया है, 3-4 दिन हो गए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, या फिर आपको पता चल गया कि एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है, और एसएसपी साहब जो हैं उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया क्राइम पे। ऐसे में अब आपके पास क्या ऑप्शन है? मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं। वो बिल्कुल सेक्शन याद नहीं आ रहा है मुझे, मजिस्ट्रेट के पास जाने का ऑप्शन रहता है हमारे पास डायरेक्ट। फिर 200। बिल्कुल। वो डायरेक्ट, हाँ वो डायरेक्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ इनकी कंप्लेन कर लिखिए आप, ऐसा कुछ। राइट राइट। हु इज दिस? मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी, बिल्कुल सही बोला आपने। यस मैम। थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास, वो मजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगे जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से है तो फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होंगे उनके पास जाके आप बोलेंगे 156(3) सीआरपीसी। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहले आप 154(1) में एसएचओ के पास गए, फिर आप, क्योंकि हम वी आर नॉट लेमैन कि हम सिंपल ऐसे एप्लीकेशन हमें कोई पता नहीं है, वी आर अवेयर कि हम पहले 154(1) सीआरपीसी में एसएचओ के पास गए हैं, उसने डिनाई कर दिया एफआईआर रजिस्टर करने से। देन हम एसएसपी के पास गए हैं 154(3) सीआरपीसी में। जब वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर हम 156(3) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास गए हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है एसएचओ को कि तुम, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस से मेरा मतलब है कि वो ऑफेंसेस जो सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, डकैती, इस तरह के ऑफेंसेस जो होते हैं, जो भी मैंने आपको अभी एक चार्ट भी भेजा है जो उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में फॉल हो रहा है, उसमें ये पुलिस ऑफिसर को मैंडेटरी होता है एफआईआर रजिस्टर करना। तो वहां पे जब वो नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट 156(3) में उसको डायरेक्शन दे सकता है कि आप एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करो, बिकॉज इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ तक कोई भी डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके। मैं अभी एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप अपनी अपनी स्क्रीन में भी चाहे ये ओपन कर सकते हैं। अलग अलग पेजेस हैं। जैसे स्क्रीन विजिबल रहेगा प्लीज लेट मी नो। ओके, इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम।
ओके परफेक्ट। सो अब हम यहाँ पे हैं, इस स्टेज में हैं, यानी कि की इसेंशियल्स ऑफ द कंप्लेंट टू द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर द एजिस ऑफ सेक्शन 156(3) CRPC 1973। अब हम यहाँ पे इसेंशियल्स क्या होते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि जब आपको ड्राफ्ट करनी है 156(3) की एप्लीकेशन, तो आपको क्या क्या उसमें मेंशन करना है, क्या क्या नहीं मेंशन करना है, वो चीजें हम देखेंगे। क्योंकि हम पहले एसएचओ के पास जा रहे हैं, तो कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 154 क्लॉज 1 CRPC, तो पहले हम वो जो एसएचओ वाली एप्लीकेशन होगी, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम पहला जो स्टेप है, दैट इज आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा रहे हैं, आप पहले एसएचओ जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पे एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो वहां पे आप एप्लीकेशन जो दे रहे हैं वो है अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 1 CRPC। वो जो आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके जाएंगे, देखिए आप ओरली तो इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन मोस्टली जो लॉ नोइंग पर्सन है वो अपने पास एविडेंस भी रखेंगे, तो उस एविडेंस के लिए वो हमेशा ड्राफ्ट करके कोई चीज देंगे। सिंपल एक एप्लीकेशन लिख के हाथ हैंड रिटन दे सकते हैं, लेकिन वो ओरली, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा फ्यूचर में कि मैं एसएचओ के पास गया था, तो वो मोस्टली रिटर्न में देंगे उसको, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 154 क्लॉज 1 CRPC, it is essential to first provide the police with a written information or complaint of the alleged offences which must include the following ingredients। अब आपने ड्राफ्ट की एक कंप्लेंट, एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन आपने पुलिस को देनी, उसमें क्या क्या आप लिखेंगे, मैं आपको बाद में एक एप्लीकेशन भी शेयर कर दूंगी जो एसएचओ को किस तरह से बनानी होती है वो, ठीक है, उसका ड्राफ्ट। लेकिन फिलहाल उसका कंटेंट देखिए। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन ऑफ द एलिजिड कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। कहाँ हुआ, कौन सी जगह हुआ, क्या क्राइम हुआ एक्चुअली, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। डेट एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, टाइम अप्रोक्सीमेटली क्या था, तारीख कौन सी थी। डिटेल्स ऑफ द एलिजिड एक्यूज हु हैज कमिटेड द एलिजिड कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आपको पता है कि उसके बारे में कि कौन है, तब उसकी डिटेल, अगर नहीं पता है तो वो रहने दीजिए। योर सोर्स ऑफ नॉलेज एंड लिस्ट ऑफ पोटेंशियल विटनेस। अगर आपके साथ आपको लगता है कि आई विटनेसेस और भी हैं, या फिर कभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी काम आते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा, वो नीचे पॉइंट है, वहां पे उनकी लिस्ट दे दीजिए। अगर कोई पर्सन है जो आई विटनेस है, उनकी लिस्ट दे दीजिए कि हाँ इन्होंने भी देखा ये क्राइम होते हुए, ठीक है। प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सच एज सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग, मोबाइल कन्वर्सेशन। तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो काम आ सकता है पुलिस को, वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, वो सारा आप प्रोवाइड करिए। प्रोवाइड cogent reasons of the delay in making police complaint if there is delay of more than 24 hours from the time of incident to making the police complaint। तो अगर एक दिन से ज्यादा डिले हो चुका है, 24 घंटे से ज्यादा, डिले का रीजन बताओ। प्रेयर विद पोटेंशियल द आईपीसी सेक्शन विच आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द वर्च्यू ऑफ सेट डिस्क्रिप्शन। अब आपको कौन सी सेक्शन में वो लग रहा है कि वो क्राइम कमिट हुआ है, उन आईपीसी सेक्शंस का भी आप मेंशन वहां अपनी एप्लीकेशन में कर सकते हो। अब ये कोई लेमैन ड्राफ्ट नहीं करेगा, यहाँ हम लॉयर की बात करें, एक एडवोकेट जब ड्राफ्ट करेगा, क्योंकि एक लेमैन को नहीं पता कि मर्डर की कौन सी सेक्शन है या फिर थेफ्ट हुआ है तो इसमें कौन सी सेक्शन आएगी। तो यहाँ हम ड्राफ्ट करके एज अ लॉयर दे रहे हैं उनको, या लॉ स्टूडेंट दे रहे हैं, ठीक है, लॉ नोइंग पर्सन। It is strongly suggested to refer the first schedule of the CRPC to find out which offences are cognizable and which are non-cognizable as per the commission of the alleged cognizable offence to ensure the section is having a। अभी जो मैंने आपको एक चार्ट भेजा है उसमें मेंशन है कौन से कॉग्निजेबल है कौन से नॉन, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी आपकी। सिर्फ जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं शेड्यूल 1 सीआरपीसी में, उन्हीं में एफआईआर आपकी रजिस्टर्ड होगी। तो आप जो भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें उसमें ये 1 से लेके जो 7 तक पॉइंट्स हैं, प्लीज मेक श्योर कि वो सब मेंशन हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पे तक कोई भी Yes, डाउट ma'am. है तो प्लीज पूछिए। ओके अच्छा, आई थिंक यही सेकेंड पेज होगा। ओके, ये when police refuses to take complaint। अब आप ये एप्लीकेशन पुलिस के पास लेके गए, बट पुलिस ने इमीडिएटली रिफ्यूज कर दिया
आपका कंप्लेंट लेने से। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं ले रहे आपका कंप्लेंट। इन केसेस वेयर पुलिस रिफ्यूजेस टू टेक कंप्लेंट are then kindly send your complaint through speed post or registered post. बंद करना, जस्ट अ सेकेंड। शॉर्ट सर्किट ओके। So when police refuses to take complaint, in case where police refuses to take your complaint, are then kindly send your complaint through speed post or registered post, which is legally accepted by the honorable court. अभी जैसे मीनाक्षी ने बोला था कि दूसरा जो टाइम रहता है, प्रोसीजर रहता है, आप एसएसपी को तो भेजेंगे, लेकिन अब आप जो है वो स्पीड पोस्ट से भेज दो या एडी रजिस्टर्ड पोस्ट से कर दो, ठीक है। ये एक्सेप्टेड होता है क्योंकि उसकी जो रिसिप्ट होती है पोस्ट ऑफिस की, वो एक एविडेंस होता है कि आपने कंप्लेंट जो है वो फाइल की है। यू मे ऑल्सो सेंड योर कंप्लेंट थ्रू ईमेल टू द पुलिस। द ईमेल आईडी इज अवेलेबल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पुलिस डिपार्टमेंट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो जितनी भी आपकी दिल्ली पुलिस है, मुंबई पुलिस है, जो भी पुलिस है, आप जिस स्टेट में रहते हो, उनकी वेबसाइट में ईमेल आईडी भी दी होती है, तो आप वहां के थ्रू भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। काइंडली डू नॉट आर्ग्यू, ये एक सजेशन है कि क्योंकि हम ज्यादातर वो हो जाते हैं कि इमोशनल हो जाते हैं कि इतना बड़ा क्राइम कमिट हुआ है, बट ये पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल है, लेकिन वो नहीं करें। व्हेन यू आर अ लॉ नोइंग पर्सन, यू नो कि अगर यहाँ से ये आप एक्सपेक्ट करके गए होते हैं कि पुलिस इजिली एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। वो हो सकता है कि एक्यूज के साथ कभी कभी उनके जो होते हैं वो तालमेल बैठा होता है, या वो आपसे ब्राइब एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसी ऐसी रीजन हो सकते हैं। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी। अब ये दूसरा स्टेप जो हम अभी बात कर रहे थे, आइडली आफ्टर द स्टैंडर्ड 3 days वेट, सेंड द रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 154 3 सीआरपीसी टू द सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। अब ये आपको मेंशन करना है 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी। ये मैं बताती हूँ आपको क्यों मेंशन करना है। मेरी एक कंप्लेंट थी, मैंने 150 पहले मैंने एसएचओ को कंप्लेंट की, उसमें मैंने ये नहीं लिखा था कि मैंने 154 क्लॉज 1 में आपको कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ। देन मैंने एसएसपी को भी कंप्लेंट फाइल की, लेकिन उसमें भी मैंने ये एप्लीकेशन, इट वाज अबाउट ड्यूरिंग माय बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ प्रैक्टिस में, 154 क्लॉज 3 मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने प्रोसीजर पूरा यूज किया, यानी कि मैं पहले एसएचओ के गई हूँ, देन एसएसपी। जब मैं मजिस्ट्रेट के पास गई 156 3 सीआरपीसी में, तो जब मैंने अटैच की थी एप्लीकेशन अपनी एसएचओ और एसएसपी वाली, उसमें दोनों में सेक्शन मेंशन नहीं थी। तो मजिस्ट्रेट ने मेरी इस ग्राउंड पे कि सेक्शंस मेंशन नहीं है कि कौन सी सेक्शन में आपने एसएसपी को डाली है कंप्लेंट, कौन सी में एसएचओ को, इस ग्राउंड पे कुछ रेलेवेंट केस लॉ को डाल के मेरी जो कंप्लेंट थी वो डिसमिस कर दी थी। फिर मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ा था प्रोसीजर, क्योंकि आप जब ये सेक्शंस के अंदर कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर कि सब्जेक्ट में ये सेक्शन भी मेंशन हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो जब भी आप जाएं एसएचओ एसएसपी को, अपने सेक्शन जरूर मेंशन करनी है, बिकॉज यू आर नॉट अ लेमैन, ठीक है। आइडली 3 दिन के बाद, 3 दिन अब आपने वेट किया कि एसएचओ साहब कुछ करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, बट एसएचओ शांत रहे। अब आप चले गए एसएसपी के पास, हायर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, वो कमिश्नर भी हो सकता है पुलिस का, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है सिस्टम, ठीक है। कमिश्नर हो सकता है पुलिस का, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है पुलिस का, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आपके वहां पे कौन सा सिस्टम, जो पुलिस सिस्टम है, वो कौन सा फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ पे हाई रैंक में एसएसपी एसपी होते हैं, अब कई जगह कमिश्नर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है। जो भी आपका हाई रैंक पुलिस ऑफिसर है उसको आप कंप्लेंट फाइल कर दो। मैंने जैसे जेएनके में हूँ, तो मैंने अगर करनी हो तो मैं एसपी को करूंगी या एसएसपी को करूंगी, ठीक है। डू नॉट विजिट देयर ऑफिस, काइंडली सेंड योर कंप्लेंट थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट। इनको आपको डायरेक्टली एसएसपी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। एसएचओ को फिर भी आप पर्सनली विजिट कर सकते हो, लेकिन एसएसपी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप इजिली वहां पे एक स्पीड पोस्ट कर दो और वहां पे एसएसपी ऑफिस में
वो चिट्ठी डाल दो, ठीक है। मेमो ऑफ पार्टीज टू द कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। अब हम आ गए एसएसपी ने भी हमने 2-3 दिन वेट किया, अब तो हफ्ता होने लगा है ना, एसएचओ कुछ कर रहा है। एसएसपी को आपने बताया कि मैंने एसएचओ को कंप्लेन की थी, एसएचओ ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की है, आप प्लीज उसको डायरेक्ट करें, लेकिन एसएसपी जो है वो भी शांत रहा, ठीक है। अब आप जो तीसरा जो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, दैट इज मजिस्ट्रेट। अब आप सीधे कुछ नहीं करोगे, अब आपने 3-4 दिन का वेट कर लिया, अब आप फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो आपके नियरेस्ट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करोगे, जो हम आज सीखेंगे कैसे ड्राफ्ट होती है। सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंदर वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जाती है। मैं 156(3) रीड कर रही हूँ। सेक्शन 156(3) अगर आप रीड करेंगे तो इट इज द पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 156, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो प्लीज ये ओपन कर ले। सेक्शन 156 क्लॉज सबसेक्शन 3 कहती है एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 may order such an investigation as above mentioned। तो कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को जो सेक्शन 156 कहती है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट ओपन करें, नहीं तो आप अपनी स्क्रीन में जो भी आपके पास फोन है या लैपटॉप है, प्लीज उसमें 156 सेक्शन निकालें। ओके, सबने सेक्शन 156 है आपके स्क्रीन में? यस मैम। ओके, आई होप सबने ये 156 देखे होंगे, क्योंकि वो ज्यादा इजी रहेगा समझना। क्योंकि जब आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो तो मजिस्ट्रेट आपसे जब, क्योंकि आपको अपना प्लीड करना होता है केस, उसको प्राइमा फेसी आपको वहां पे अपना केस बनाना है कि देखिए मेरा ये केस था, कॉग्निजेबल केस था, तो पुलिस वाले ने रजिस्टर नहीं किया एफआईआर। अब मजिस्ट्रेट भी ऐसे तो डायरेक्शन नहीं देगा, वो पहले आपको सुनेगा। तो प्लीज मेक श्योर आपको 156(3) एक्चुअल जिसमें आपको एप्लीकेशन लेके जा रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता हो कि वो क्या कहती है। तो सेक्शन 156 कहती है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over a local area within the limits of such station would have a power to inquire into or try under provision of chapter 13. No proceeding of a police officer in such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। तो यहाँ पे आप पुलिस की पावर देख रहे हो कि आप पुलिस की प्रोसीडिंग को कोई भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। यहाँ पे पुलिस की पावर की बात करता है ये पूरा चैप्टर। एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 may order such an investigation as above। अब पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है जो 156 में दी है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी कर सकता है, वो पुलिस वालों को डायरेक्ट कर सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन पहले तो एफआईआर रजिस्टर करो और फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करो। ये चीज क्लियर हुई? ये Yes, सबको ma'am. ओके, परफेक्ट। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज ये पूछ सकते हैं आप। ओके, सो ये डिप्टी कमिश्नर जो डीसीपी वाला सिस्टम होता है, ये इस तरह से होता है। बी वाला पार्ट देखिए, 39 वेयर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिस्टम इज एप्लीकेबल। ये यहाँ पे कुछ स्टेट्स में ये वाला सिचुएशन होती है। चलिए ये रहने दीजिए। 0.5 विजिबल है। Complaint to the magistrate under section 156(3) CRPC. It should have the same facts and events as mentioned in the complaint to SHO and higher police officer। अब एक चीज आप ध्यान रखें, जो आपने SHO को कहानी लिख के बताई है कि क्या क्राइम हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह, और SSP को बताई है, हायर पुलिस ऑफिसर को बताई है, वही सेम फैक्ट्स जो हैं और इवेंट्स आपको मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन में डालनी है। ये ना हो कि अलग अलग हो, वो डिसमिस हो जाएगी। डिक्लेरेशन क्लॉज भी एक डालना होता है, उसमें होता है नो अदर सिमिलर कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड बिफोर एनी अदर कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये डिक्लेरेशन क्लॉज होता है जिसमें आप ये कहते हो कि कोई भी मैटर जो है इस तरह का मैंने किसी और कोर्ट में नहीं डाला है, ठीक है, नहीं तो मैटर सब्जेक्टाइज हो जाता है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन
ensure to specially mention about the jurisdiction clause and state the applicable section between section 177 to 179 to demonstrate how the court of magistrate is having appropriate jurisdiction to entertain the complaint. Jurisdiction का issue आता है, for example, अगर मैं अभी एग्जांपल अपने ही डिस्ट्रिक्ट से देती हूँ, क्राइम कमिट हुआ है श्रीनगर में, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला मैं जम्मू में हूँ, मैं यहाँ पे जम्मू में मजिस्ट्रेट के पास चले गई हूँ, क्या ये वैलिड है? सॉरी, प्लीज अपना No, क्वेश्चन ma'am. रिपीट करना। यस, मैं एक क्राइम है वो कमिट हुआ है श्रीनगर में, मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि श्रीनगर में क्राइम कमिट हुआ है, फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ है, मैं मजिस्ट्रेट के पास चले गई जम्मू में जो मजिस्ट्रेट नियरेस्ट था, मैं उसके पास एप्लीकेशन लेके चले गई, क्या वो वैलिड है, लॉफुल है? नो, No, बट ma'am. जीरो एफआईआर No, ma'am. कर सकते हैं वो ना। श्रीनगर में ही होगा फिर तो। बिल्कुल, जीरो एफआईआर का जो है कंसेप्ट वेरी गुड, जीरो एफआईआर का जिसने भी बोला है, फीमेल्स जीरो के लिए वो सिर्फ एफआईआर को लेके है, वो सिर्फ एफआईआर की स्टेज में है। जब आप मजिस्ट्रेट की स्टेज पे पहुंचे हो, सपोज आप मजिस्ट्रेट के, वहां पे जीरो एफआईआर नहीं चलेगी, वहां पे आपको श्रीनगर के ही किसी लॉयर को, या तो आप खुद जाइए श्रीनगर, वहां के मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कीजिए, या वर्चुअल मोड से कीजिए, या वहां का कोई लॉयर इमीडिएटली कांटेक्ट करिए, लेकिन आप जम्मू के जुरिस्डिक्शन क्लॉज जो है वो वहां गड़बड़ हो जाएगी, मजिस्ट्रेट आपकी पिटीशन उसी टाइम उड़ा देगा जुरिस्डिक्शन क्लॉज के बेसिस पे, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन के अंदर वो कवर होनी चाहिए। जो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है वो निर्भया केस के बाद आया था, जब क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स हुई, क्योंकि उस टाइम जुरिस्डिक्शन को लेके बड़ा इशू था, लेकिन वो सिर्फ एफआईआर को लेके। सपोज यही एग्जांपल लेते हैं, श्रीनगर में क्राइम कमिट हुआ है, मुझे कॉल में किसी ने बताया कि श्रीनगर के फलाने एरिया में मर्डर हुआ है, मैंने जम्मू में जो भी मैं नियरेस्ट जो मेरे पुलिस स्टेशन था, मैंने वहां जाके एफआईआर रजिस्टर करा दी, ये लॉफुल है, ये वैलिड है? यस, एनीवन? यस मैं मैम, वाप- यस मैम, ये मैम जीरो एफआईआर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जीरो एफआईआर हो सकती है, एफआईआर मैं करा सकती हूँ। अब ये जो यहाँ का पुलिस स्टेशन है उसका ड्यूटी बन जाएगा कि एफआईआर रेफर रजिस्टर करेगा, करके इन्वेस्टिगेशन रेफर कर देगा, एफआईआर रेफर yes, कर देगा वहां पे, और वहां के पुलिस स्टेशन वाले, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर, ठीक है। yes, जीरो एफआईआर सिर्फ पुलिस थाने तक लिमिटेड है, मजिस्ट्रेट तक नहीं है, यहाँ तक समझ आई? yes मैम, ठीक है। यस मैम। लास्ट में आएगा प्रेयर क्लॉज, ये अभी हमें ड्राफ्ट आपको बताऊंगी, लेकिन ये मैं इतना ज्यादा क्यों इस चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ड्राफ्ट बहुत इजी हो जाएगा जब आपको एक्चुअल में इंफॉर्मेशन होगी चीज की। लास्ट में आता है प्रेयर क्लॉज, काइंडली इंश्योर टू मेंशन द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ आईपीसी इन विच यू विश द एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब आप कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट के पास, आपने सारे फैक्ट्स मेंशन किए कि ऐसे ऐसे क्राइम कमिट हुआ, लेकिन आप उसमें ये नहीं बता रहे हो कि मर्डर हुआ है, मर्डर भी माइनर का हुआ है, या सपोज रेप हुआ है तो वो माइनर के साथ हुआ है, मेजर के साथ हुआ है। अगर आपको पता है तो प्लीज मेंशन द सेक्शंस एज वेल, इंडियन पिनल कोड की ही सेक्शन नहीं, जो भी स्पेशल लॉज हैं, जैसे पॉक्सो है, एनडीपीएस है नार्कोटिक ड्रग्स वाला, और कोई भी जो स्पेशल लॉ है, उसमें आपको लग रहा है कि क्राइम कमिट हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपके एप्लीकेशन में आईपीसी की सेक्शंस के साथ वो वाले कानून भी एडेड हों, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप एक्चुअल में जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो एफआईआर रजिस्टर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि उन सेक्शंस के अंदर एफआईआर रजिस्टर। ऐसे पुलिस वाले क्या करते हैं कि बड़े से बड़े क्राइम को 323 में निपटा देते हैं, छोटी छोटी सेक्शंस लगा देते हैं, अगर उनका जो एक्यूज है उसके साथ कोई थोड़ा सा तालमेल रहे, ठीक है। तो वो आप प्लीज मेंशन दो सेक्शंस जिनमें आपको लगता है कि एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, राइट। प्लीज ensure that the sections must correspond to the facts of the complaint and duly satisfy the sine non qua of the penal provision। अब ऐसा नहीं है कि आपने मर्डर की कहानी लिखी है लेकिन आप उसमें सेक्शन थेफ्ट की लगा रहे हो, तो वो फैक्ट से मैच करनी चाहिए आपकी, ठीक है। ओके, आई थिंक ये सारा ही कंप्लीट हो गया। आगे आपको रीड करना है या फिर हम ड्राफ्टिंग से शुरू करें?
ये 2-3 पेज और हैं, ये वाला रीड कर लेते हैं अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम सीधे ड्राफ्टिंग पे आते हैं। यस प्लीज मैम टेल मी। पढ़ लेते हैं, मैम पढ़ लेते हैं। ओके ठीक है, सबके लिए ठीक है ना ये पढ़ने वाला सिस्टम? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि यस फिर मैम, चीजें Yes, पढ़ा क्लियर ma'am. होंगी। दीजिए। ठीक है ना? तो यस मैम। एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर को, एटीआर इसे सिंपल भाषा में कहते हैं, ऑन द फर्स्ट डे द मैजिस्ट्रेट अपॉन सेटिस्फैक्शन may call for action taken report, that is ATR, from the police. Kindly note that action taken report is not essential for the magistrate to exercise his jurisdiction. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने पुलिस, आप मैजिस्ट्रेट के पास गए, आपने मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर लिया कि हाँ एक्चुअली प्राइमा फेसी केस तो बन रहा है। मैजिस्ट्रेट ने कहा हाँ वकील साहब जो प्लीड कर रहे हैं, वकील साहब की प्लीडिंग से लग तो रहा है कि प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट एक्शन टेकन रिपोर्ट पुलिस से मंगाएंगे। उस एटीआर में क्या होता है, पुलिस से बेसिकली ये मांगा जाता है, पूछा जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, मैं भी सेटिस्फाई हूँ कि एक्चुअल में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है क्योंकि एविडेंस लगाए हुए हैं, विटनेस हैं, आपने क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया। तो दिस इज द एक्शन टेकन रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस जो मैजिस्ट्रेट कॉल करता है। ठीक है। However, show cause notices for ATR to the SHO help to demonstrate police in action towards the case and builds a strong case. अब शो कॉज नोटिस क्या होते हैं, शो कॉज नोटिस बेसिकली बेचे जाते हैं जब मैजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस को लगता है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की बात करेंगे, कि आप बताइए हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लें, क्योंकि वो एरिंग ऑफिसर हो जाएगा। जो पुलिस ऑफिसर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के बाद भी एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा है, उस पे 166A लग जाएगी। नाउ व्हाट इज 166A आईपीसी? यस एनीवन? गूगल ही कर लो मुझे, आप कोई ना कोई तो। ओके, ये मैं यहाँ आईपीसी मेरे पास बेयर एक्ट है, पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। तो 166A जो है वो बेसिकली जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उस पे 166A लग जाती है। तो यहाँ पे वो कॉज नोटिस भेजेगा, शो कॉज नोटिस उस एसएचओ को, कि तुम आकर मुझे बताओ कि तुम पे एक्शन क्यों ना लिया जाए। ठीक है, इससे आपका केस भी स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें ये कहने की वो है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 156 क्लॉज 2 सीआरपीसी। अब ये वाली जो है ये जीरो एफआईआर को लेके है। काइंडली इन्वोक सेक्शन 156 क्लॉज 2 सीआरपीसी व्हेन द पुलिस प्रोवाइड विद अ रिस्पांस दैट दे डोंट हैव द jurisdiction to do the investigation of the case. It is essential to note that section 156 clause 2 CRPC allow for the police to investigate a crime without restriction of any jurisdiction, and the police can never take defense of the jurisdiction. तो जीरो एफआईआर के बाद जो है आप ये कह सकते हो कि जीरो एफआईआर का प्रोविजन है, जुरिस्डिक्शन का तो पुलिस वालों के पास मैटर ही नहीं है, आपको बस एफआईआर रजिस्टर करनी है और वहां पे फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, और ये 2 केसेस हैं प्रियंका श्रीवास्तवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इट इज essential to have a strict compliance of Honorable Supreme Court of India judgment in the matter of Priyanka Srivastava case, which mandates an affidavit for complaint। ये कंप्लेंट को लेके है। चलिए ये रहने दीजिए, यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को भी? No, ma'am. नो मैम। Just नो मैम। fine, perfect। इंक्वायरी रणधीर ने पूछा है, रणधीर आप पूरा क्वेश्चन पूछेंगे? मैम मेरे को लगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो पुलिस के ऊपर बैठती है ना, ऑफिसर के ऊपर, वो लगेगा जो बोला, अगर वो वो भी लग सकती नहीं। ओके, वो भी लग सकती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जा सकती है कि मतलब ऐसे तो बड़े सारे प्रोविजन है, विजिलेंस पे भी वो पड़ सकता है अगर उसने ब्राइब ली हो, लेकिन जो आईपीसी में उस पे
सेक्शन पड़ेगी, वो 160 की जो आपकी जो डिसोबे किया आपने अपनी ड्यूटी, ठीक है, तो वो उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी डाल सकते हैं अगर उस पर ये ब्राइब वगैरह के या करप्शन के चार्जेस हो जाए, तो वो केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, तो आई थिंक हमें फिर आगे ड्राफ्टिंग वाले पार्ट में डिस्कस करना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। ये मैंने कुछ ड्राफ्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं अपने ही एप्लीकेशंस के, इनमें से एक ड्राफ्ट हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे थर्ड जो बैच था वहां पर एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ये ड्राफ्ट की थी एप्लीकेशन। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से ड्राफ्ट हुई है, तो हम यही डिस्कस करते हैं। आपको ये लोग, आप सबको विजिबल है? यस मैम। ओके, सो प्लीज आप भी ड्राफ्ट करें, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे बच्चों को असाइनमेंट भी देती थी, बट फिर बच्चों ने असाइनमेंट स्टूडेंट्स नहीं करते थे, कुछ कुछ करते थे, तो फिर मैंने बंद कर दिया। लेकिन अगर आप साथ साथ असाइनमेंट वगैरह साथ साथ जो हम डिस्कस करें वो ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको इस कोर्स का ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। तो ये थर्ड बैच के एक स्टूडेंट है, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। So before the court of Chief Metropolitan Judge Andheri, Mumbai, State of Maharashtra. So top पे कोर्ट का नाम आएगा. It is basically an application under Section 156 Clause 3 CRPC. Because Mumbai is a metropolitan city that comes under the definition of metropolitan city under CRPC. तो ये मेट्रोपॉलिटन जज आएगा। अगर यही कोई दूसरा शहर होता, जैसे हम अपना अगर मैं लूँ, तो बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आना था यहाँ, ठीक है। तो मुंबई, ये कोर्ट का नाम आएगा पहले, स्टेट का नाम, पहले सिटी का नाम फिर स्टेट का नाम, ये आएगा आपको बीच में, ये बोल्ड में आता है। देन आपको पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट करना है। यहाँ पे पिटिशनर, यहाँ पे एक गलती है, पिटिशनर के बाद ऑब्लिक करके ये कंप्लेनेंट है, पहले ये कंप्लेनेंट है बाद में ये पिटिशनर है, तो पिटिशनर की जगह यहाँ पे आएगा कंप्लेनेंट, बिकॉज शिवानी शिंदे इज अ कंप्लेनेंट इन दिस केस, and 1, 2, 3 and 4 are the accused persons, right? यहाँ पे आएगा कंप्लेनेंट और यहाँ पे आएगा accused, ठीक है। तो पहले कंप्लेनेंट का हम पूरा डिटेल डालेंगे, उसका नाम, उसकी पेरेंट एज, रेजिडेंट कहाँ की रहने वाली है, पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, वर्सेस यहाँ हमारे आ जाएंगे accused, एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2, एक्यूज नंबर 3, एक्यूज नंबर 4, यहाँ 4 एक्यूज हैं, और चारों एक्यूज के नाम, चारों एक्यूज की पेरेंटेज, उनकी डिटेल पूरी, ठीक है, अगर आपको पता है तो। ये आ गया हमारा फर्स्ट पेज हमारी कंप्लेंट का 156(3) में, ये आ गया हमारा सेकंड पेज। फिर से टॉप पे कोर्ट का नाम आएगा, स्टेट का नाम आएगा। अब आपको बनाना है एक इंडेक्स, जैसे हर एक किताब पे शुरू करने से पहले जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स होता है, ताकि कोर्ट को भी इजी रहे पेजेस ढूंढने में कि कंप्लेन किस पेज में है, अनेक्चर कौन सा किस पेज में है। तो इन द मैटर ऑफ, इस तरह से आपने लिखना है, इन द मैटर ऑफ इंडेक्स, पहले आएंगे आपके सीरियल नंबर, फिर आपके पर्टिकुलर्स डालेंगे और फिर पेज नंबर आप डालेंगे। पर्टिकुलर्स में देखिए, अभी हमने दो चीजें डिस्कस की हैं अभी तक क्लासेस में, आरटीआई और लीगल नोटिस, ये दोनों आउट ऑफ कोर्ट ड्राफ्ट हैं। इन दोनों का अभी तक कोर्ट में कोई लेना देना नहीं है, ना ही आरटीआई कोर्ट में लगानी होती है, ना ही लीगल नोटिस। लेकिन ये ड्राफ्ट्स आपके जो कोर्ट प्लीडिंग से कोर्ट ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गई है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट सेम ही होती है। सीरियल नंबर आ गया, इंडेक्स आपको, ये चाहे रिट बनाओगे आप या बेल एप्लीकेशन, इंडेक्स आपको बनाना ही बनाना है, उससे कोर्ट को ईजी हो जाता है हर चीज पेज नंबर से ढूंढने में, ठीक है।
टॉप पे आपने आ गया मेमो ऑफ पार्टीज। अब मेमो ऑफ पार्टीज में आपको पूरी पार्टीज की डिटेल देनी होती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मेमो ऑफ विटनेसेस, अब आप जब कंप्लेंट दे रहे हो तो आपको जितने भी रेलेवेंट विटनेस आपके पास हैं, आपको लगता है कि ये कोर्ट में हेल्प कर सकते हैं आपकी कंप्लेंट को, प्राइमा फेसी वो की कॉग्निजेंस ले ले मैजिस्ट्रेट, आपने विटनेस देना है एक मेमो का, उनके नाम देने हैं, उनका एड्रेस देना है ताकि कोर्ट उनको भी सुने। फिर आपने लिखनी है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी। अब क्योंकि यहाँ चीफ मेट्रोपॉलिटन जज है मुंबई में, तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन वर्ड आएगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं तो आपको यहाँ पे आएगा चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये ऐसा डिफरेंस है। फिर आप यहाँ पे कंप्लेंट के साथ एक एफिडेविट भी अटैच करते हैं, इन्होंने यहाँ पे वो नहीं किया है, मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है तो नंबर 4 पे इनका आना था एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट। एफिडेविट क्या होता है? एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें आप कहते हो कि जो भी कंटेंट कंप्लेंट का है मैं सच बोल रहा हूँ, ये ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कुछ मैंने कोर्ट से कंसील नहीं किया। जैसे गीता में आपने देखा होगा, मूवीज में शपथ लेते हैं, राइट। सो वही एक रिटर्न फॉर्म में कि आप बता रहे हैं कि जो भी मैंने कंप्लेंट में कंटेंट लिखा है इट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, फिर आप उसको डिक्लेयर करते हो रिटर्न में, ठीक है। तो ये एफिडेविट आपको हर एक कोर्ट में जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसके साथ अटैच करना होता है। देन आपने एनेक्स्चर लगाना होता है, इन्होंने कोई वीडियो क्लिप लगाई है उसको एनेक्स्चर 1 किया है, मेडिकल रिपोर्ट लगाई है एनेक्स्चर 2 किया है, आधार कार्ड लगाया है एनेक्स्चर नंबर 3। अब ये जो प्रोसीजर हमने पहले किया था मजिस्ट्रेट के आने से पहले, अब मजिस्ट्रेट आपको सबसे पहले यही पूछेगा, आप मेरे पास आ रहे हो, क्या आप एसएचओ के पास गए कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन, शायद वो कर लेता। तो आप कहोगे कि मैं गया, अब वो आपकी बातों से तो विश्वास नहीं करेगा कि हाँ आप एक्चुअल में गए, आप कह रहे हो, तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो आप क्या प्रूफ में दोगे? यस। कोई बताएगा कि क्या प्रूफ में दोगे कि मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि कोर्ट कागज देखती है, आपने बोल दिया मैं एसएचओ के पास गया था तो कोर्ट नहीं मानेगी, कुछ तो आपके पास होना चाहिए ना। मैम जब मैम पोस्ट अगर करते हैं तो कॉपी ऑफ कंप्लेंट मैम, कॉपी। एब्सोल्युटली, वो जो एसएचओ के पास आपने अभी तक कंप्लेंट दी थी ना, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे फोटो स्टेट करा के, और उसमें रिसीविंग भी ले लेंगे। जो वहां पे मुंशी होता है एसएचओ जो पुलिस स्टेशन में, उसको कहेंगे कि भाई ठीक है मत लिखो एफआईआर, लेकिन इसमें ना रिसीविंग लिख दो कि रिसीव कर दी है तुम लोगों ने, और मोहर लगा दो पुलिस स्टेशन की, ठीक है। अगर वो ये भी नहीं करता है तो आप जी। मैम कभी कभी पुलिस वाले भी हम लोग को एक कॉपी दे देते हैं, जो भी बिल्कुल। वो लोग लिखते हैं ना उसमें से कंप्लेंट में लिखते हैं उसका। अगर ऐसा करते हैं तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेरे एक क्लाइंट थे तो उन्होंने बहुत बार ट्राई किया एफआईआर। हाँ जी बोलिए बेटा। एक्चुअली मैंने भी कंप्लेंट किया था ना, तभी उन्होंने मुझे भी रिटर्न में एक कॉपी दिया था और इनके पास एक कॉपी रखा था। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई। मुंबई से। देखिए ये डिपेंड करता है, अगेन मैं बोलूंगी, व्हाट्स योर नेम? भार्गवी। भार्गवी, ये डिपेंड करता है, अगर ऐसा पुलिस वाले कर रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, बट अगेन ये वेरी करता है कि पुलिस ऑफिसर क्या है, तो उस स्टेट का पुलिस कैसे है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे पुलिस वाले ऐसे ही रहते हैं, लेकिन कई जगह पे पुलिस ऑफिसर बहुत इगोइस्टिक होते हैं और वो नहीं देते हैं। ऐसे में जब अनपढ़ इंसान, फॉर एग्जाम्पल एक ले लीजिए, कोई अनपढ़ व्यक्ति जो है वो पुलिस स्टेशन में गया है और उसको वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में उसके पास कुछ बात भी नहीं होगी ये बताने के लिए कि हाँ आप दो मुझे, क्योंकि पुलिस से कोई तो नहीं वो करेगा ना बहस। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको दे देते हैं, शायद ऐसी भी पुलिस हो जो सिर्फ आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर कर ले, लेकिन कोई ऐसी भी पुलिस होती है जो कहेगी कि हाँ जाओ जाओ कोर्ट जाओ देख लेंगे हम, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि पुलिस कैसी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे क्लाइंट थे, उनकी बहन को, उनका जो देवर है वो अलग रहती थी, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो वो हरास करता था, वो जहाँ पे भी वर्क प्लेस जो उसका था, पार्लर था,
ये जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वहां पे काम करने जाती थी, तो वो डेली उसको फॉलो करता था, गाड़ी पीछे लगाता था एंड कुछ ऐसे गंदे गंदे से वो इशारे से करने या गाने म्यूजिक जोर से लगा देना। तो जब उसका ब्रदर और वो दोनों गए पुलिस में, अगेन एंड अगेन उन्होंने ट्राई किया कि पुलिस को कि हमें जो है FIR रजिस्टर्ड करो इनके खिलाफ, क्योंकि ये ऐसे रोज करते हैं। तो पहले तो पुलिस वाला कहता है इग्नोर करो, ये सब के साथ होता है वगैरह वगैरह इस तरह से। अब जब वो बिल्कुल ही जबरदस्ती ही करने लगा, तो फिर जब पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की। तो वो जब क्लाइंट मेरे पास आए तो मैंने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके दी, वो एप्लीकेशन भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था पुलिस वाला। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब इस तरह का पुलिस वाले जब आपके साथ ईगो पे आ जाते हैं, तो या तो उनका कोई ना कोई एक्यूज के साथ आपस में लेना देना कुछ रहता है, तभी वो इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो ना हो। तो वो उसकी एफआईआर तो रजिस्टर्ड दूर की बात है, वो एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं कर रहा था। तो ऐसे में जो वहां पे मुंशी था, तो मैंने उनको बोला कि आप मत वो करो, आप बस ये एप्लीकेशन जो है ये एक वहां पे मुंशी के पास रख के आ जाओ, और एक जो अपने पास एप्लीकेशन है उसमें रिसीविंग करके वो स्टैंप लगवा दो। तो ये डिपेंड करता है, चलो छोड़ो इस चीज को। ऐसे में जब नहीं होता है तो आप SHO को भी ना स्पीड पोस्ट कर दो, SSP को भी स्पीड पोस्ट कर दो। वो रिसीविंग दे या ना दे, लेकिन पोस्टल रिसिप्ट जो होगी ना आपकी SHO को और SSP को की हुई, वो मोर देन इनफ प्रूफ है कोर्ट में ये प्रूव करने के लिए कि आपने दोनों के पास एप्लीकेशन लगाई है। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। देखो, आई होप मैं ज्यादा बोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एविडेंस के बेसिस पे ही कोर्ट में अपना केस जीत सकते हो। तो वो तभी जीत पाओगे जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस होंगे। देखिए, आप SHO के पास गए, उसने रिसीविंग भी ना लिखी, कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसे में आप कोर्ट को कैसे कन्विंस करोगे कि मैं SHO के पास भी गई हूँ, मैं SSP। वो आप जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे स्पीड पोस्ट कर दो दोनों को एप्लीकेशन, SHO को भी और SSP को भी, और जो पोस्टल रिसिप्ट है वो एविडेंस के तौर पे लगा दो एप्लीकेशन के साथ कि ये देखिए माय लॉर्ड, मैंने SHO को इस तारीख को कंप्लेंट फाइल की है और SSP को स्पीड पोस्ट इतने, वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिसिप्ट ऑफ स्पीड पोस्ट अनेक्स्ड एज एनेक्स्चर नंबर 4, तो रसीदें दोनों की साथ में रखें। अब ये आ गया हमारा तीसरा पेज, मेमो ऑफ पार्टीज। ऊपर टॉप पे कोर्ट का नाम आएगा, बीच में पेज के बारे में आएगा कि ये पेज किसको लेके है, तो मेमो ऑफ पार्टीज को लेके इन द मैटर ऑफ, ये हमारी आ गई। पिटिशनर नहीं आएगा यहाँ, कंप्लेनेंट आएगा। कंप्लेनेंट की डिटेल आ गई और फिर सारे एक्यूज की डिटेल आ गई। अब आप कहेंगे कि मैम हर बार तो नहीं पता होता है ना कि एक्यूज कौन है, कहाँ से आया है। वहां पे आपको कुछ नहीं लिखना है, वहां पे आपको अननाउन लिखना है और पुलिस वाले को पार्टी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इनको चारों एक्यूज के बारे में पता है, तभी इन्होंने चारों की डिटेल लिखी है। ठीक है, अब मेमो ऑफ विटनेस, ये 4th पेज आ गया हमारा। यहाँ पे हमारे पास 2 विटनेस है, उनकी डिटेल डालनी है, उनके पेरेंटेज और उनके रेजिडेंशियल एड्रेस विद पिन कोड। ठीक है, ये आ गई विटनेसेस की डिटेल। बिफोर द, अब ये हमारी आ गई कंप्लेंट शुरू हो गई है, सॉरी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) CRPC। तो बिफोर द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन जज, ये जो भी कोर्ट का नाम, यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बीच में स्किप कर दी, वो है टाइटल केस का। तो टाइटल केस का आएगा, ये रहेगा शिवानी शिंदे वर्सेस रिहान खान एंड अदर्स। ये मैंने और भी अपनी एप्लीकेशन आपके साथ भेजी है, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे ही कोर्ट का नाम है उसके नीचे टाइटल आएगा केस का, शिवानी शिंदे वर्सेस वो भी रहमान खान एंड अदर्स करके। ठीक है, फिर आएगा इन द मैटर ऑफ application before the chief metropolitan judge under section 156(3) CRPC for directing the SHO। अब SHO मैम कौन से? जी मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे कि ऐसे केस में जिसमें अक्यूज्ड पता नहीं कौन है, जैसे कि अगर मर्डर होता है और अक्यूज्ड पता नहीं कौन है, और उस केस में, तो उस केस में अक्यूज किसको रखेंगे? आपने मतलब ये एक्यूज ड्राफ्ट लिखना ही नहीं है, आपने अननाउन लिखना है। आपने उसमें अपनी अच्छा एप्लीकेशन में मेंशन कर देना है कि अक्यूज के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। उसमें आपने जो SHO कंसर्न है ना उस एरिया का, उसको ऑफिशियल रिस्पोंडेंट बनाना है, उसको उसको अक्यूज नहीं बनाना है। देखिए अच्छा, यहाँ वहां पर पे रिस्पोंडेंट लिखना है। ये मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये आपको दिख रहा है? यस मैम। आपको यहाँ पे इन चारों का इनको पता था शिवानी शिंदे कंप्लेंट केस में,
लेकिन आप कह रहे हो कि आपको पता नहीं है, तो आपने यहाँ पे जो उस एरिया का, क्योंकि आपको ये तो पता है कि क्राइम एक्चुअल में कहाँ कमिट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अंधेरी है, अगर अंधेरी में ये इस एरिया में कमिट हुआ है क्राइम, वहां के एसएचओ को आपने ये रिस्पोंडेंट बनाना है, उसको एक्यूज नहीं बनाना है आपने, उसको आपने रिस्पोंडेंट बनाना है, और आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करना है कि एज आई एम नॉट अवेयर अबाउट द नेम एंड डिटेल्स ऑफ द एक्यूज, सो काइंडली डायरेक्ट द एसएचओ कंसर्न टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ द एक्यूज एंड अरेस्ट हिम इमीडिएटली। वो आप अपनी एप्लीकेशन में मेंशन कर दोगे, राइट? यस मैम। ठीक है, सो यहाँ ठीक पे है। ये आपका आ गया सब्जेक्ट मैटर, एप्लीकेशन बिफोर सीजेएम, ये आ गया चीफ मेट्रोपॉलिटन जज, अगर मेट्रो ना हो तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी फॉर डायरेक्टिंग द एसएचओ पुलिस स्टेशन कांदीवली, ये पी जो ऑब्लिक एस है, इट मींस पुलिस स्टेशन कांदीवली वेस्ट मुंबई स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब आपका जो भी पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ को डायरेक्ट कराओ आप, ठीक है, टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट द एक्यूज्ड भी आएगा ऑब्लिक फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 366 एंड 375 ऑफ आईपीसी 1860। यहाँ पे ये दो सेक्शंस के अंदर चाहते हैं कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो इन एक्यूज पे। अब मे इट प्लीज योर लॉर्डशिप, ये इस तरह से आएगा, द एप्लीकेंट सबमिट्स एज अंडर। अब ये हमारी पूरा जो कंप्लेंट है वो है। तो नंबर 1, हर एक लाइन जो है यहाँ पे देखिए, गलती पता चले तो फिर इंसान को ज्यादा याद रहता है, हर एक लाइन दैट से शुरू होती है, तो एवरी लाइन शुड बी स्टार्ट विद द वर्ड दैट द पिटिशनर वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 स्टॉप हर, इस तरह से, ठीक है। तो लीगल ड्राफ्टिंग मोस्टली दैट से शुरू होती है। So that the petitioner was coming from school with her friend, witness number 1 and witness number 2 on dated this. She is studying in class 11th of ABC Public School, right? तो ये आ गई बेसिक डिटेल हमारी कंप्लेनेंट की, जो विक्टिम है इस केस में। Now accused number 1 stop her when accused in her way to home. Sorry, यहाँ accused number 1 stop her when victim यानी कि complainant is in her way to home. He proposes her, she refused his proposal and she continued in her way. That after that incident, accused number 2 and accused number 3 blackmail the not accused victim. ठीक है, यहाँ पे ये है कि प्लीज आप समझ रहे हैं ना ये जो मिस्टेक्स बीच में छोटी हो रही हैं। Yes, ma'am. जो नहीं समझ रहे हैं, आई हैव शेयर्ड माय पिटीशन एज वेल, तो प्लीज डोंट वरी। मैं सिर्फ एक आपको सैंपल ड्राफ्ट दिखा रही हूँ, कहानी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, वो आप खुद अपना ड्राफ्ट कीजिए। यू जस्ट नीड अ सैंपल ड्राफ्ट की हाउ टू ड्राफ्ट अ प्रॉपर application under 156(3), right? So accused after that incident, accused number 1 and accused number 3 blackmailed the complainant to marry with the accused number 1, otherwise she had to face bad consequences. That on next date on dated this, when the this not accused but this victim was going to the school, she got beaten by the respondent number 1, and there after all the this accused take her into the red BMW car whose vehicle number is this, that all that incident was captured in a phone camera of witness number 1, and the video clip was annexed as annexure number 1. So जो annexure हैं वो आपको annex करने हैं annexure पे, इसमें आप रोमन लैंग्वेज यूज कर सकते हो, annexure number 1, 2, 3, 4 जैसे ये की हुई है। That witness number 1 and 2 informed accused parents, not accused, यहाँ accused की जगह victim आएगा या complainant लिख दीजिए, about it, victim पे लिख दीजिए, and showed them the video clip. Then the victim parents went to Kandivali police station to register FIR, but after watching the kidnapping video clip of the girl, the SHO denied to register an FIR because the accused father had a strong political connection and influence in the local area. 2 days later, the girl ran away from the kidnapper place and went to her home. She immediately rushed to hospital because she was in bad condition. When the report came out and it is found that she was brutally raped and having injury all over her body, the medical report annexed as annexure number 2
The girl is minor as per the government documents. For the proof, the girl Aadhaar card has been annexed as annexure number 3. अब माइनर है तो यहाँ पे आप आईपीसी के साथ साथ रीड विद पॉक्सो भी कर सकते हो, सेक्शन 6 पॉक्सो की, ठीक है। तो दैट द गर्ल पेरेंट्स एंड कंप्लेंट बाय स्पीड पोस्ट टू एसएचओ एंड एसएसपी मुंबई, रिसिप्ट स्पीड पोस्ट के अनेक्चर के तौर पे लगाइए। लास्ट में योर प्रेयर पार्ट की व्हाट यू आर सीकिंग फ्रॉम कोर्ट। अब ये तो हो गया, आपने कहानी तो बता दी, अब आप कोर्ट से क्या चाहते हो, ये प्रेयर पार्ट आ गया आपका। It is therefore humbly prayed to you that petitioner father requested your lordship to direct the SHO police station Kandivali to register an FIR against the accused number 1, 2, 3 and 4 for committing kidnapping under 366 and committing rape under section 375 IPC and initiate proceeding against respondents for not register. This respondent number 4 is a SHO, right? Proceeding against respondent number 4 for not registering an FIR on disclosing the commission of a cognizable offense. तो यहाँ पे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का रेफरेंस दिया है। बेसिकली ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये जजमेंट है, विच सेज दैट जब भी एक इंफॉर्मेशन आती है पुलिस स्टेशन में अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन इट इज मैंडेटरी फॉर दैट पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट एक्यूज पर्सन। सो इन्होंने यहाँ पे इसका वायलेशन किया है। Last में I hope to that justice would be served. I therefore submit this application. Thanking you, yours faithfully, शिवानी शिंदे, through council यहाँ पे आएगा लास्ट में, थ्रू काउंसिल, जो भी उनके काउंसिल होंगे, काउंसिल के यहाँ सिग्नेचर, और ये एफिडेविट रहती है, सिंपल एफिडेविट। ये आपको कोई भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो आपको उसको एफिडेविट से सपोर्ट करना है। टॉप पे कोर्ट का नाम आएगा शिवानी शिंदे वर्सेस रिहान खान एंड अदर्स, क्योंकि 4 एक्यूज्ड है तो ये एंड अदर्स आएगा। एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ अकम्पनिंग एप्लीकेशन, इट्स बेसिकली सिंपल एफिडेविट। यहाँ पे नाम आता है, डॉटर, पेरेंटेज, रेजिडेंस ऑफ, इसका कंटेंट ये रहता है, डू हियर बाय स्टेट ऑन ओथ दैट आई हैव रेड द पिटिशन या आई हैव रेड द कंप्लेंट and that the content of para number 1 to content 11 of the complaint are true to the best of my knowledge and those of para 12 is true upon the legal advice received by me which I believe to be true। तो 1 से 11 जो है that is true to the best of my knowledge क्योंकि ये facts है, और 12 में जो है, जो मुझे मेरे वकील साहब ने लीगल एडवाइस दिए है, I considered it as a true, कि वो प्रियर पार्ट है। I solemnly affirm that this affidavit is true and no part of this petition is false and nothing has been concealed। So ये रिटन डेक्लेरेशन हो गई। ये आता है डेपोनेंट, DEPONENT, यहाँ पे डेपोनेंट इज शिवानी शिंदे हियर, सो उसके सिग्नेचर आएंगे। लेफ्ट में प्लेस, कहाँ से आप ये एप्लीकेशन भेज रहे हो और तारीख क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 156(3) CRPC का क्रिमिनल कंप्लेंट। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैम जी मैम ऐसे जो कंप्लेन लेने से रिफ्यूज करने के कितने दिन बाद मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है? प्रेफरेबली आप 2-3 दिन से ज्यादा वेट मत करिए। एसएसपी के पास भी जब आपने 3 दिन देख लिया कि कोई एफआईआर रजिस्टर्ड या डायरेक्शन उसकी तरफ से नहीं गई है, तो प्लीज वहां पे ही आप मजिस्ट्रेट को वो कर दो। मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करती हूँ कि जैसे मैं अपना बताती हूँ, पहले एसएचओ को करती हूँ, 2 दिन अगर नहीं उसका कोई रिप्लाई आता है, देन एसएसपी को, मैं अपने से नहीं करती हूँ, अपने क्लाइंट से ही करवाती हूँ। देन एसएसपी की तरफ से भी जब कोई 2-3 दिन नहीं आता है तो मैक्सिमम में दोनों का हफ्ते के अंदर में मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन मूव कर देती हूँ। एसएचओ और एसएसपी दोनों का टाइम पीरियड मिला के हफ्ते से ज्यादा मैं वेट नहीं करती हूँ। ओके मैम, राइट। आई होप क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही है ना। ट्राइड माई बेस्ट कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास जो है मैं आपके साथ बांट सकूँ। नो मैम, इट वाज नॉट मैम बोरिंग। बोरिंग नहीं हो रही। इतना क्लास में ऐसे आपका क्या फायदा, अगर जितना थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप लोगों तक ना पहुंचा सकूं तो ओके। तो ये चीज मैम समझ एक आ सजेशन था। जी मोनिका बोलिए। मैम अगर क्लास 7:30 के लिए पॉसिबल हो तो। फिर सब माने तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम,
यस मैम, क्योंकि मुझे भी मैम अब चाहिए था कोर्ट 7:40। कोर्ट मैम से आने में कोर्ट लेट हो खुल गया जाता ना, है। तो हम रेगुलरली कोर्ट जा रहे हैं, तो आते ओके, आते भी टाइम हो जाता है। ठीक है। इज दैट ऐसा ओके फ्री फॉर पास के लिए। एवरीवन? 7:30? यस मैम। ठीक है, कल से फिर 7:30 चलते हैं। सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? व्हाट अबाउट रणदीप, भार्गवी? ओके, ठीक है तपिश, ठीक है फिर कल से 7:30 बजे क्लास रखते हैं, राइट? ओके ओके। मैम। रणदीप ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि अगर मजिस्ट्रेट भी हेल्प ना करे, देन फाइल अ रिवीजन पिटीशन बिफोर द सेशन जज। फिर अपील कर लीजिए। और ठीक है रणदीप, हम फिर रिवीजन पिटीशन डालते हैं। मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया आपको, वो डिसमिसल का ही दिया था, तो वी विल चैलेंज दैट डिसमिसल ऑर्डर बिफोर द सेशन कोर्ट। अगर सेशन जज से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, देन वी विल गो टू द हाई कोर्ट। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी, एंड कल से हम 7:30 बजे कनेक्ट होंगे, राइट? यस यस मैम। मैम। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।